हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। तो आज मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का हम लेक्चर नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर क्या रहेगा? एबनॉर्मल प्रेगनेंसी पार्ट 2। इससे पहले एबनॉर्मल प्रेगनेंसी का पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने इन शॉर्ट सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई थी। आज की क्लास का टारगेट देखते हैं। आज की क्लास का टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हमारे एग्जाम में यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे, कहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको समझेंगे, और तभी हम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको वो सिनारियो डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में अगर मैंने इंक्लूड किया तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जिसको मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको बता सकती हूँ कि कौन सी चीज को आप कैसे कनेक्ट करोगे। क्योंकि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग जब आप पढ़ते हो, मिडवाइफरी नर्सिंग जब आप पढ़ते हो, तब आपको एक चीजों को दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। कोई किसी का कॉम्प्लिकेशन है, किसी का रिस्क फैक्टर है, किसी के कॉजेस में आ रहा है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हर टॉपिक को मैंने समझाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताया है। आज की क्लास का टारगेट क्या है? हम एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, ये हम पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास का टारगेट है कि हमें ये पूरे टारगेट को अचीव करना है। यहां पूरा चैप्टर तो नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि खुद एक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी अपने आप में 3-4 घंटे का टॉपिक रहेगा, जिसे हम दो क्लास में पूरा अच्छे से हाइपरटेंशन को पढ़ते हैं, या एक पूरा क्लास 4 घंटे का लग जाता है। तो जब शॉर्ट्स में चीजें बतानी है, क्योंकि हमें ये सारी चीजों को कवर करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से क्या पूछा गया है और क्या आ सकता है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम एंटीपार्टम हैमरेज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीएच? एपीएच का फुल फॉर्म है एंटी पार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज, या फिर आप बोल सकते हो ब्लीडिंग इन द लेट स्टेज। अर्ली स्टेज ब्लीडिंग को मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने एबॉर्शन को, हाइड्रेटिव फॉर्मोल को और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक साथ बताया, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग होता है। लेकिन किसी में वाइबिलिटी पीरियड के बाद अगर ब्लीडिंग होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, अगर किसी फीमेल को उसके जेनाइटल ट्रैक्ट से किसी भी टाइप का ब्लीडिंग होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। और पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को मैंने कई बार आपको बताया है क्लास में। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इंडिया में 28 वीक्स है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 24 वीक्स है। अगर हम बाहर जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, तो वो 20 वीक्स है। ठीक है, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो हमने क्या बोला? अगर फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट से किसी भी टाइप का ब्लीडिंग पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद होता है, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी होता है, तो उसे हम एंटीपार्टम हैमरेज बोलेंगे। समझ में आ गया? तो वाइबिलिटी पीरियड के पहले किसी को ब्लीडिंग हुआ, तो या तो एबॉर्शन की वजह से हो सकता है, हाइड्रेटिव फॉर्मोल की वजह से हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। लेकिन वाइबिलिटी पीरियड के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग होता है, तो एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है। और एंटीपार्टम हैमरेज के 3 कॉज होते हैं, जिसमें क्या पढ़ते हो आप? फर्स्ट वन इज द प्लेसेंटल कॉज, सेकेंड वन इज द फीटल कॉज, थर्ड वन अदर कॉज में हम देखते हैं। प्लेसेंटल कॉज में हम 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो समझ जाओ ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, फीटल कॉज में क्या होता है? फीटस का ब्लड होगा वहां पे, लेकिन किस वजह से होगा? वासा प्रीविया। अगर वासा प्रीविया होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, वो होता है फीटल कॉज। और अदर्स में होता है, जैसे सर्वाइकल ट्रॉमा है, ठीक है, सर्वाइकल ट्रॉमा है, सर्वाइकल ट्यूमर है, सर्वाइकल कैंसर है, समझ में आ रहा है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो कॉज होंगे, पॉलिप्स है, तो ये सारे जो कॉज होंगे वो अदर कॉजेज में आते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 70% तक कॉज होता है एपीएच का, 70% तक कॉज होता है एपीएच का, वो किस वजह से होता है? प्लेसेंटल कॉज होता है। एंटीपार्टम एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीएचओ की, या छोटे मोटे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपीएच क्या है, तो याद रखना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपीएच होता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, इज कॉल्ड एज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपीएच। एपीएच का ये मोस्ट कॉमनली टाइप होता है, या मोस्ट कॉमन कॉज होता है।
चलो आगे डिस्कस करते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया को देखते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? तो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया को मैं समझा दूं, जिससे इसकी सारी चीजें मैं बताऊं तो आपको क्लियर हो जाए। ये होता है यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया में। नॉर्मली प्लेसेंटा कहां से अटैच होता है? आप बोलते हो नॉर्मली प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में होगा। नॉर्मली प्लेसेंटा क्या होगा? इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट होगा, यहां पे। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड क्या होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द पोस्टीरियर अपर यूट्राइन सेगमेंट, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्लेसेंटल प्लेसेंटा का होता है। लेकिन ये है नॉर्मल और ये है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होके कहां पे आ जाता है? इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। या तो वो सर्वाइकल ओस को पूरा कवर करेगा, कंप्लीटली कवर द सर्वाइकल ओस, या फिर पार्शियली कवर द सर्वाइकल ओस, या फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। पहले प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप पढ़ते थे, अब 2 टाइप पढ़ते हैं। एक तो लो लाइंग होता है, एक कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है। समझ में आ गया? तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? व्हेन प्लेसेंटा attached in the lower, if the placenta present in the lower uterine segment, then it's called as placenta previa. तो definition लिखना हो, if placenta present in the lower uterine segment, if placenta present in the lower uterine segment, then it's called as placenta previa. presentation क्या है? lower uterine segment में present है। तो definition क्या है? यहाँ पे बस ये याद रखना है, placenta previa में placenta lower uterine segment में आ जाएगा। ठीक है, कारण की अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या कारण होता है? यहाँ पे आप कारण में पढ़ते हो एक ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। क्या पढ़ते हो डियर? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को टाइम से पहले ही ड्रॉप डाउन कर दिया गया है, या फिर इंक्रीज सीलियरी एक्शन होने की वजह से होता है। इंक्रीज सीलियरी एक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, या एंडोमेट्रियम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंडोमेट्रियम इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन, टाइम से पहले ही ड्रॉप डाउन कर दिया जाएगा। इंक्रीज सीलियरी एक्शन होगा, मोरुला बना भी नहीं है उससे पहले ही उसको डाल दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे एक तरह से कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। रिस्क फैक्टर अलग है। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो रिस्क फैक्टर अलग है। रिस्क फैक्टर देखो, दोनों का मैंने एक साथ लिखा है, प्लेसेंटा प्रीविया का भी और एब्रप्शियो प्लेसेंटा को, दोनों को हम साथ में ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले दोनों का मतलब क्लियर कर दूं जिससे आप चीजों को समझ पाओ, इसलिए मैंने पहले बताया प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नॉर्मली कहां होता है? नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। कॉज क्या होता है? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी पढ़ते हैं, प्लेसेंटा को ड्रॉप डाउन कर दिया गया इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बिफोर टाइम से पहले ही कर दिया गया है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली हम क्या पढ़ते थे? प्रीवियसली हम 4 टाइप पढ़ते थे। हम टाइप 1 पढ़ते थे, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। पहले हम 4 टाइप पढ़ते थे। तो देखो 4 टाइप क्या था पहले का और अभी क्या है? अभी सिर्फ 2 ही है। 4 टाइप में चारों का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड वन है, ये थर्ड वन है और ये फोर्थ वन है। चारों में आपको प्लेसेंटा देखना है। ठीक है, ये प्लेसेंटा आ गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट है। थोड़ा सा ना इसको पास में बना लेते हैं जिससे आप भी समझ पाओ। फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन। ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, ये थर्ड वन है और ये फोर्थ वन है। अब देखो यहाँ पे प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ रहा है बट नॉट अप टू द सर्वाइकल ओस। ये सबका सर्वाइकल ओस भी बना देती हूँ। यहाँ पे सर्वाइकल ओस है, ये सर्वाइकल ओस है। ठीक है, यहाँ 4 टाइप में प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द सर्वाइकल ओस। यहाँ पे ये क्या करता है? पार्शियली, जब सर्वाइकल ओस ओपन होता है, यहाँ तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में है, यहाँ पे एट द लेवल ऑफ सर्विक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका सर्वाइकल ओस अगर क्लोज होता है तो पूरा कवर करता है, सर्वाइकल ओस ओपन होता है तो इसे पार्शियली कवर करता है। ये 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, जिसे हम पहले क्या बोलते थे? पहले तो अलग था,
ठीक है, पहले क्या था, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया एंड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ये हम नाम देते थे। हम क्या नाम देते थे, हम बोलते थे लो लाइंग है, क्योंकि लो लाइंग लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर हम क्या बोलते थे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। कौन सा है डियर, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। फिर हम बोलते थे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है। क्या है, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, और इसे हम क्या बोलते थे, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर हम बोलते थे सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये था पहले नाम। चारों का डायग्राम आपके सामने में है। अगर प्लेसेंटा यूट्राइन सर्वाइकल ओस ओपन हो या क्लोज हो, कंप्लीटली कवर करता है तो ये टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है और इसको पूरा कवर कर रहा है तो ये क्या है डियर, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। सर्वाइकल ओस ओपन है तो पार्शियली कवर कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं डियर, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में सर्वाइकल ओस के एकदम मार्जिन पे होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, लेकिन यहाँ देखो सर्विक्स के लेवल पे नहीं है, लेकिन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अपर में भी नहीं है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है। तो ये 4 टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया था, ये आपको समझ में आ गया। ये पहले था लो लाइन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस, ठीक है, 2021 में गाइडलाइंस आया था जिसमें न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, 2 टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स आपका 2 है। पहला है लो लाइन, पहला है लो लाइन, और दूसरा है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये आपका 2 है, लेकिन पहले का भी पता होना चाहिए, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। यहां पे टाइप 2 को हम 2 टाइप से पढ़ते थे, टाइप 2 एंटीरियर एंड टाइप 2 पोस्टीरियर। और जो टाइप 2 पोस्टीरियर था इसे हम क्या बोलते थे, टाइप 2 पोस्टीरियर इज कॉल्ड एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। और यहां से नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था, क्या था, स्टॉल वर्दी साइन। स्टॉल वर्दी साइन कहां देखने को मिलेगा, तो ये जो स्टॉल वर्दी साइन होता है, ये जो स्टॉल वर्दी साइन होता है, ये एक्चुअल में टाइप 2 पोस्टीरियर में देखने को मिलता है, जिसे हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और यहां से नॉर्सेट 4 में, नॉर्सेट 4 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देख लो, यहां से अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो पूछा जा सकता है। तो विद डायग्राम टाइप्स को याद रखेंगे। डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, आपको लिखना है, लो लाइन का मतलब प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट नॉट कवर द सर्वाइकल ओस, नॉट अप टू द लेवल ऑफ सर्विक्स। टाइप 2 में प्लेसेंटा एट द लेवल ऑफ सर्विक्स बट नॉट कवर द सर्वाइकल ओस। देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इज कॉल्ड एज द डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टॉल वर्दी साइन। टाइप 3 में इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है। अगर सर्वाइकल ओस क्लोज होता है तो प्लेसेंटा इसको कवर करता है, और अगर सर्वाइकल ओस ओपन होता है तो इसको पार्शियली कवर करता है, कंप्लीटली कवर नहीं करता है। बट कंप्लीट टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा फुल्ली कवर द सर्वाइकल ओस इफ सर्वाइकल ओस ओपन और क्लोज। तो आप टाइप 4 में लिख सकते हो। लो लाइंग में क्या होता है, यही जो टाइप आपने पढ़ा था, ये टाइप लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है। बाकी कोई सा भी प्लेसेंटा प्रीविया है उसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस। तो यही चीज आपको टाइप्स में समझना है। नेक्स्ट है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो मुझे लगता है प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, आपको समझ में आ गया। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा को समझते हैं। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है डियर, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में प्लेसेंटा नॉर्मली जैसे सिचुएटेड होता है वैसे नॉर्मली सिचुएटेड होता है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। यहां पे प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाता है, और उसकी वजह से फीमेल को क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो फीमेल को क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, और इसी को हमने क्या बोला, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन टाइप, बता दिया था। प्लेसेंटा normally situated inside the uterine cavity. But what problem in abruptio placenta? Placenta prematurely separate and is also called as ablatio placenta. एब्लेशियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं, या फिर हम इसे एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ द प्लेसेंटा, एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ प्लेसेंटा।
समझ में आया कि ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है एपीएच का। प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड होता है बट प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट कर जाता है टाइम से पहले। इसे एब्लेशियो प्लेसेंटा भी बोला जाता है, इसे एब्लेशियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं, या फिर एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ द प्लेसेंटा भी बोलते हैं। याद रखना टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन को हम क्या बोलते हैं, कंसील्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, concealed type of placenta previa, revealed type of placenta previa, revealed type of placenta previa and concealed हो गया mixed type। क्या होगा डियर, मिक्स्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, रिवील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, मिक्स्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये 3 टाइप का होता है। अब याद रखना कंसील्ड में क्या होता है, ये अगर मैं कंसील्ड का बोलूं कि ये कंसील्ड है, ये कंसील्ड है, ध्यान से देखना, कंसील्ड में क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट करेगा और जो ब्लीडिंग होगा वो यहीं पे कलेक्ट रहेगा, सेपरेट होगा और प्लेसेंटा यूट्राइन कैविटी से सेपरेट हो गया। इस तरह से ये यूट्रस का मायोमेट्रियम है, ये यूट्रस का कौन सा हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, ठीक है। और प्लेसेंटा सेपरेट हो गया और ब्लड वहीं पे कलेक्टेड है बिटवीन द सेपरेटेड प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। धीरे धीरे ये क्या करेगा, इनसाइड द मायोमेट्रियम जाने लग जाएगा और इस तरह से यूट्रस का अपीयरेंस इस टाइप का हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉबेलरी यूट्रस। इसे हम क्या बोलते हैं डियर, कॉबेलरी यूट्रस। ये भी क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, कॉबेलरी यूट्रस क्या होता है। व्हेन द प्लेसेंटा, कौन से टाइप में, कंसील्ड टाइप में बताया, ब्लड क्या होगा, कलेक्टेड रहेगा और यहां से धीरे धीरे क्या करेगा, डेसिडुआ और सेपरेटेड प्लेसेंटा के बीच में जमा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कहा जाता है मायोमेट्रियम में जाता है। यूट्रस का अपीयरेंस आप देख रहे हो इस टाइप का हो रहा है, जिसे हम कॉबेलरी यूट्रस बोलते हैं। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, यूट्रोप्लेसेंटल स्ट्रोक। हम क्या बोल सकते हैं इसे, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी या फिर यूट्रोप्लेसेंटल स्ट्रोक, यूट्रोप्लेसेंटल स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी या यूट्रोप्लेसेंटल स्ट्रोक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कौन सा टाइप हो गया, कंसील्ड टाइप। कंसील्ड टाइप, रिवील्ड टाइप में क्या होता है, रिवील्ड टाइप को यहां पे बता देती हूं, ध्यान से देखो, ये है रिवील्ड टाइप, ये है रिवील्ड टाइप, जिसमें प्लेसेंटा क्या हो रहा है, प्रीमेच्योरली सेपरेट कर रहा है, प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट कर रहा है इस तरह से। और यहां से जो भी ब्लीडिंग है, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो ब्लीडिंग होगा, वो ब्लीडिंग क्या होता है, वेजाइना से बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ और ब्लड बाहर निकल रहा है। तो रिवील्ड टाइप में ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। रिवील्ड टाइप में क्या हो रहा है, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ और ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, देन इट्स कॉल्ड एज रिवील्ड टाइप। मोस्ट कॉमन यही होता है, रिवील टाइप ही होता है, ये कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट बताया है वो याद रखना, एक तो कॉबेलरी यूट्रस, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी या फिर इसी को यूट्रोप्लेसेंटल स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर रेड कलर स्पॉट प्रेजेंट ओवर द यूट्रस, जिसे आप क्या बोलते हो, यूट्रस पे अगर स्पॉट प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हैमरेज है, जिसे आप बोलते हो, यहाँ पे मेरे माइंड से एकदम निकल रहा है, यहाँ पे जो जैसे कि आपका निकलेगा तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द यूट्रस, जैसे आप स्ट्रॉबेरी वेजाइना पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाएगा स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ओवर द यूट्रस, मतलब रेड कलर स्पॉट प्रेजेंट ओवर द यूट्रस इन केस ऑफ कंसील्ड टाइप। अगर ये तीनों ऑप्शन में होता है तो वो कंसील्ड टाइप में प्रेजेंट होगा, और मिक्स टाइप में दोनों ही होता है। Some blood expel out through the vagina, some remains inside the separated decidua and placenta and is called as mixed type। तीनों का डेफिनेशन बोल दिया है, प्लीज लिख लेना, तीनों को समझा दिया है। ये होता है आपका क्या, एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर। अब दोनों का रिस्क फैक्टर मैंने सामने लिखा है, इसको मैं बता देती हूं। ये है प्लेसेंटा प्रीविया का, ये किसका है डियर, प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क फैक्टर है, और ये है एब्रप्शियो प्लेसेंटा का। वैसे ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। अगर एपीएच का कॉज पूछा, एपीएच का रिस्क फैक्टर पूछा जाए तो बहुत सारी चीजें इस दोनों में सिमिलर होती है ब्लीडिंग का, लेकिन कारण थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर किस वजह से हो सकता है, प्लेसेंटा क्यों लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आएगा और प्लेसेंटा क्यों सेपरेट होगा। जैसे ट्रॉमा हो गया, समझ में आ रहा है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, तो यहाँ प्रीवियस हिस्ट्री दोनों में है, दोनों में प्रीवियस हिस्ट्री जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, बिग साइज का प्लेसेंटा है, जैसे ट्विंस में होता है, डायबिटीज में होता है, उसकी वजह से हो सकता है, सक्केंचुरेट प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है। सक्केंचुरेट प्लेसेंटा होता है अगर प्लेसेंटा का छोटा सा लोब सेपरेट हो जाए विद कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, उसे हम बोलते हैं सक्केंचुरेट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा विलोवाटा की वजह से हो सकता है, जिसमें
प्लेसेंटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है विद कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, उसे हम प्लेसेंटा बिलोबाटा बोलते हैं। डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग एक कॉज होता है, इन्फेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ क्यूरेटाज है, हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन है, तो ये कारण रहता है, ये एक रिस्क फैक्टर रहता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। और एब्रप्शियो प्लेसेंटा का रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, क्यों प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकता है, प्रीवियस अगर किसी की हिस्ट्री है, कोकेन एब्यूज अगर एक फीमेल कर रही है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है फीमेल को, या थ्रोम्बोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई फीमेल को है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, एब्डोमिनल डायरेक्ट एब्डोमिनल ट्रॉमा भी एक कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज में आता है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर में आपको एब्डोमिनल ट्रॉमा भी पूछा जाएगा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, या पॉलीहाइड्रोमनियोस है जिसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया है, एकदम से एमनियोटिक फ्लूइड निकलेगा तो डीकंप्रेशन ऑफ द यूट्रस होगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंटी एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह से रिस्क फैक्टर रहता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सबसे ज्यादा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो प्लीज प्लेसेंटा प्रीविया को और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में अगर मैं बात करूं तो यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहां होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में। कैसा ब्लीडिंग होगा, पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या एब्रप्शियो में भी ऐसा होता है, नहीं, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। रेड कलर का वेजाइनल ब्लीडिंग कहां होगा, यहां रेड कलर का, ब्राइट रेड, रेड नहीं आप क्या लिखोगे, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। यहां पे कैसा होता है, डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ यहां पे मोस्टली ब्लीडिंग अकर एट रेस्ट, मोस्टली ब्लीडिंग अकर एट रेस्ट। मदर फाउंड हरसेल्फ इन द पुल ऑफ ब्लड, जब मदर उठी तो अपने आप को खून के तालाब में पाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि ब्लीडिंग हो गया, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गया। तो मोस्टली ब्लीडिंग अकर एट रेस्ट। वेजाइनल ब्लीडिंग नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी, यहां जो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी। यहां पे अगर यूट्रस पूछा जाए कैसा होगा, यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी नेचर, सॉफ्ट होगा, यूट्रस सॉफ्ट फील होगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कैसा होता है, मेनली ये कॉजलेस होता है, रिकरेंट होता है, रिकरेंट होता है एंड रिवील्ड टाइप ऑफ ब्लीडिंग, रिवील्ड टाइप ऑफ ब्लीडिंग। सबसे ज्यादा जो ऊपर की दो लाइन है ना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से मैं बोलूं हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्टली ब्लीडिंग अकर एट रेस्ट, बट यहाँ पे क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी, जैसे कोई फीमेल एक्टिविटी करती है, कुछ होता है, उसकी वजह से मेनली ब्लीडिंग होता है। यहाँ पे यूट्रस कैसा फील होता है, यूट्रस को अगर फील किया जाए तो यहाँ पे यूट्रस फेल्ट हार्ड एंड फर्म, क्योंकि यूट्रस अगर मान लो प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट करेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, इसी वजह से फीमेल को पेन होता है। तो ब्लीडिंग कैसा हुआ, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, यही कारण रहता है। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से फीमेल को क्या होगा, यूट्रस हार्ड और फर्म फील होगा। समझ में आ रहा है? और यहां पे क्या होता है, कॉज प्रेजेंट होता है, मेनली रिकरेंट and reveal type of bleeding। तो यहां दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंने फिर से बोला है, बहुत 10 इयर्स के पेपर को देखें, एम्स दिल्ली के क्वेश्चंस को देखें, तो सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्राइट कलर वेजाइनल ब्लीडिंग, डार्क रेड कलर वेजाइनल ब्लीडिंग। बताओ किसको इंडिकेट करेगा? द मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आ गया? डायग्नोसिस ऑफ एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज में, चाहे एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो चाहे प्लेसेंटा प्रीविया हो, हम क्या करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और इससे क्या कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं क्या केस है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट होता है इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जो किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डबल सेट ऑफ एग्जामिनेशन, डबल सेट ऑफ
एग्जामिनेशन। डबल सेट ऑफ एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है? पर वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म, वैसे तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बट पीवी एग्जामिनेशन परफॉर्म अंडर ओटी, एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड अंडर ओटी। ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं जहां पे पूरा ट्रे जो है सिजेरियन का पूरा रेडी करते हैं। अगर इमीडिएट कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो क्या कर सकते हैं? सिजेरियन कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन। दोनों ही सेटअप कर रखा है, नॉर्मल हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे? सिजेरियन कर देंगे अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगा तो। ये होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कंफर्मेटरी अल्ट्रासाउंड रहेगा, बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल है, इतना इससे क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। सॉरी, डायग्नोसिस से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं कि बताओ व्हाट इज द मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? तो याद रखना, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और एब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा, यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। बट मैनेजमेंट में आपको बता दूं, अगर किसी को एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट कर गया है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या किया जाता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी as soon as possible। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं और इसका कोई दूसरा उपचार नहीं है इन द एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी अगर प्लेसेंटा ही सेपरेट हो गया तो क्या आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। बस वही होता है मोड ऑफ डिलीवरी। अगर सर्वाइकल राइपनिंग है, सर्वाइकल डायलेट हो सकता है तो नॉर्मल कर दो, अगर नहीं हो सकता है तो सिजेरियन कर दो। यही मैनेजमेंट रहता है। बट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में आता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस के अंदर हम करते हैं। बट प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में एक होता है आपका एक्टिव मैनेजमेंट, एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। अगर मदर इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, फीटल हार्ट साउंड भी क्या है, अभी सुनाई नहीं दे रहा है या एब्सेंट है, इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे उसमें? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इफ हीमोडायनेमिकली मदर क्या है? अनस्टेबल है। मदर इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है या फीटल डिस्ट्रेस में है, तो हम क्या करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। लेकिन अगर आपने जनरल मैनेजमेंट किया और मदर क्या है? हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो गई है, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड भी क्या है? फीटल हार्ट साउंड भी प्रेजेंट है और अच्छा आ रहा है, और प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी अभी लेस देन 34 वीक्स है, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। और मदर को एडवाइस करेंगे रेस्ट, मदर को क्या एडवाइस करेंगे? रेस्ट एडवाइस करेंगे। बट यहाँ पे मदर अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, फीटल हार्ट साउंड भी एब्सेंट है, चाहे प्रेगनेंसी कितने की भी हो, प्रेगनेंसी लेस देन 34 हो, मोर देन 34 हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, हम यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे। ठीक है, तो ये रहता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम पीपीएच पे, पोस्टपार्टम हैमरेज। इसका सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान से सुनना, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट following the birth of the baby up to the end of the puerperium। तो क्या हो गया डेफिनेशन? एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, मींस फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी और अप टू द 42 डेज, अप टू 6 वीक तक अगर फीमेल को ब्लीडिंग होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं। तो डिलीवरी से पहले पहले, बेबी आउट होने से पहले पहले जो ब्लीडिंग होगा वो एपीएच होगा, और बेबी आउट होने के बाद जो ब्लीडिंग होगा वो पीपीएच होगा। नाम ही क्या है इसका? पोस्टपार्टम हैमरेज। नाम ही क्या है डियर? पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज समझ में आ गया? तो पोस्टपार्टम हैमरेज का डेफिनेशन सबसे पहले आप समझ लो, कारण क्या होता है। यहां पे नॉर्सेट ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा था इन नॉर्सेट 4, ठीक है, डायरेक्ट हिट करने का क्वेश्चन था, कोई लोचा कुछ ऐसे नहीं था कि डिफिकल्ट था,
सीधा पूछा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। 80% तक कॉज ऑफ पीपीएच जो होता है वो एटॉनिक यूट्रस होता है। तो स्टार बना लो, अब कितने भी स्टार बनाओ कम है, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ट्रॉमेटिक यूट्रस भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी पीपीएच हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, बट मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एटॉनिक यूट्रस होता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ पीपीएच की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ पीपीएच बताती हूं तो दो टाइप का होगा, एक होगा प्राइमरी पीपीएच होगा, और दूसरा कौन सा होगा डियर? सेकेंडरी पीपीएच होगा। कौन सा होगा डियर? सेकेंडरी पीपीएच। अब टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्यों बोला? इफ द फीमेल हैविंग पीपीएच विद इन 24 आवर्स देन इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी पीपीएच। अगर किसी फीमेल को 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग होता है तो प्राइमरी पीपीएच है। अगर किसी फीमेल को आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक तक ब्लीडिंग होता है तो वो किस में आता है? सेकेंडरी पीपीएच में आता है। प्राइमरी पीपीएच भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी पीपीएच दो टाइप का होता है, जिसे हम थर्ड स्टेज पीपीएच और हम ट्रू पीपीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्या होता है और थर्ड स्टेज पीपीएच क्या होता है? थर्ड स्टेज में होता है बेबी आउट होने के बाद और प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से पहले जो ब्लीडिंग होता है। इफ ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, then it's called as third stage PPH। और true PPH क्या होता है? if bleeding occur, और ब्लीडिंग कितने से ज्यादा? मोर देन 500 ml। ये था आरए के एमएससी नर्सिंग का डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन। इफ ब्लीडिंग अकर आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, इफ ब्लीडिंग अकर आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा then it's called as ट्रू पीपीएच। 24 घंटे के अंदर अंदर ही ब्लीडिंग होता है, लेकिन प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से पहले, जैसे बच्चा आउट हुआ उसके बाद से प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो थर्ड स्टेज पीपीएच है। अब प्लेसेंटा आउट हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग 24 घंटे तक अगर हो रहा है तो वो ट्रू पीपीएच है। समझ में आ गया? तो दोनों का डेफिनेशन मैंने लिख दिया। प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? ब्लड लॉस कितना होता है यहां से पूछा जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे ब्लड लॉस मोर देन 500 ml। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीपीएच में ब्लड लॉस कितना होता है। तो एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस नॉर्मली हम बोलते हैं 500 ml तक ही होना चाहिए, लेकिन अगर किसी फीमेल को 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीएच बोलते हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। और दूसरा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस, अकॉर्डिंग टू the amount of blood loss, according to the amount of blood loss, according to the amount of blood loss हम बोलते हैं तीन टाइप का पीपीएच होगा। कौन कौन सा होगा? ध्यान से देखना, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। कौन सा होगा डियर? माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा एंड सीवियर होगा। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर पीपीएच। ठीक है, मॉडरेट पीपीएच और ये है माइल्ड पीपीएच। तो इसमें ब्लीडिंग कितना होता है बताओ जल्दी से? माइल्ड में कितना होगा, मॉडरेट में कितना होगा, सीवियर में कितना होगा? तो याद रखना, माइल्ड पीपीएच के अंदर मोर देन 500 ml बट लेस देन 1000 ml। तो हम बोलते हैं 500 से 1000 ml अगर किसी को ब्लीडिंग होता है तो माइल्ड ब्लीडिंग है। ठीक है, मतलब 500 से ज्यादा बट 1000 से कम, माइल्ड पीपीएच। मॉडरेट पीपीएच में क्या होगा? 1000 से ज्यादा बट 2000 से कम। ठीक है, तो ये हो गया मॉडरेट पीपीएच। सीवियर हम तब बोलते हैं जब किसी को 2000 ml से ज्यादा का ब्लड लॉस होता है, देन इट्स कॉल्ड एज सीवियर पीपीएच। पर्सन, फीमेल किस में जा सकती है? शॉक में भी जा सकती है। ठीक है, ये था आपका टाइप्स ऑफ पीपीएच। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर। क्या रिस्क फैक्टर रहता है जिसकी वजह से, मैटरनल रिस्क फैक्टर क्या है पीपीएच होने का? अगर मदर को पीआईएच है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग रिस्क फैक्टर लिखा है कि लेबर में रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है पीपीएच का, अगर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लेसेंटल फैक्टर क्या हो सकता है जिसकी वजह से पीपीएच हो सकता है? तो अगर मदर को हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस किसमें होता है? डायबिटीज मदर जो है जिसमें मैक्रोसोमिक बेबी होगा, या फिर
पॉलीहाइड्रामनियोज के केस में हो सकता है, पॉलीहाइड्रामनियोज है उसमें भी एब्डोमेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ओवर डिस्टेंडिंग यूट्रस, डायबिटिक मेलाइटस में बच्चे का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्रोसोमिक बेबी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। पॉलीहाइड्रामनियोज में भी एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होता है। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी 3 बच्चे 4 बच्चे अगर यूट्रस में हो जाए तो वो भी ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ पीपीएच पहले था तो भी हो सकता है। और लेबर के टाइम पे रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, अगर लेबर का टाइम ड्यूरेशन प्राइमी में 20 घंटे से ज्यादा हो जाए और मल्टी ग्रेविडा में 14 घंटे से ज्यादा हो जाए तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलते हैं, इसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन का बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से भी पीपीएच हो सकता है। और प्रेसिपिटेट लेबर, जिसमें 2 से 3 घंटे में पूरा लेबर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बहुत फास्ट डिलीवरी हो जाए, प्रेसिपिटेट लेबर हो, वो भी एक कारण रहता है पीपीएच का, रिस्क फैक्टर रहता है। और प्लेसेंटल फैक्टर में, रिस्क फैक्टर में देखें तो बिग प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है, सक्कनचुरेट प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है, और प्लेसेंटा एक्रीटा की वजह से हो सकता है। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, सक्कनचुरेट प्लेसेंटा क्या होता है, मैंने प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी में आपको बताया हुआ है। तो ये क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर ऑफ द पीपीएच। अगर मैं मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच की बात करूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच क्या होगा। एक होता है नॉन स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ध्यान देना, जो नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है इसमें हमें जनरल मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि कभी कभी आपको यही समझ में नहीं आता ये नॉन स्पेसिफिक क्या है, ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट का मतलब है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसी में किया जाता है, उसी पीपीएच में ही किया जाएगा और किसी में नहीं, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब किसी को भी इस टाइप का ब्लीडिंग हुआ तो ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब जनरल मैनेजमेंट हुआ नॉन स्पेसिफिक। लाइक आप हॉस्पिटलाइजेशन करोगे उस पर्सन को, ठीक है, आप क्या करोगे, 2 कैनुला लगाओगे, कैनुला लगाओगे, आप उसको आईवी फ्लूइड दोगे फास्ट, ठीक है, आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ये सब एक तरह का जनरल मैनेजमेंट आता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट हुआ। स्पेसिफिक मैनेजमेंट पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना द फर्स्ट स्टेप इज यूट्राइन मसाज। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहले आप यूट्राइन फंडस मसाज करते हो, यूट्राइन मसाज करते हो। और अगर यूट्रस में टोन आ गया, क्योंकि कारण क्या था, एटॉनिक यूट्रस, यूट्रस में टोन आ गया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा। लेकिन अगर टोन नहीं आया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक ड्रग आता है इंजेक्शन ट्रेनेक्सा, जो हेड टू टो किसी भी पर्सन को कहीं से भी ब्लीडिंग होता है तो ट्रेनेक्सा यूज करते हैं ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए। या फिर ऑक्सीटोसिन हम यूज कर सकते हैं, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्टिंग होगा और ब्लीडिंग कम होगा। तो ये सब हमारा फर्स्ट स्टेप में मैनेजमेंट रहता है, लेकिन हमेशा याद रखना प्रायोरिटी में फंडल मसाज हमेशा करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट को हम 30 मिनट्स तक करते हैं। अगर ये फेल हो जाता है, मतलब हमने ट्रेनेक्सा लगाया, ऑक्सीटोसिन लगाया, सब कुछ किया, 30 मिनट तक हम सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर 30 मिनट्स, इफ इट फेल्स देन द मैकेनिकल मेथड। फिर हम किस पे जाते हैं, मैकेनिकल मेथड। और आपको समझना होता है मैकेनिकल मेथड क्या होता है। मैकेनिकल मेथड के अंदर हम यूट्राइन पैकिंग करते हैं, हम यूट्राइन पैकिंग करते हैं, ठीक है, बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं, बकरी बैलून करते हैं। बैक्टीरिया बैलून के अंदर क्या होता है, सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब आता है, जिसको यूट्रन कैविटी के अंदर डालते हैं और उसको एनएस से इन्फ्लेट कर देते हैं, बैलून पूरा फुला देते हैं, जिससे क्या करता है, वो जो बैलून इन्फ्लेट करते हैं हम अंदर, वो यूट्राइन की वॉल पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाए, उसे हम बकरी बैलून बोलते हैं। बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं, एक तरफ नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से, दोनों की तरफ से हम यूट्रस को कंप्रेस करते हैं। तो हम सोचते हैं यूट्राइन का जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल है वो कंप्रेस होगा और जिसकी वजह से ब्लीडिंग फीमेल को कम होगा, ठीक है। या फिर यूट्राइन पैकिंग, जैसे नेजल ब्लीडिंग होता है तो नेजल पैकिंग करते हो, वैसे ही यूट्राइन में भी क्या किया जाता है, पैकिंग कर दिया जाता है, जिससे ब्लीडिंग प्रेशर की वजह से कम होगा। ये सब होता है मैकेनिकल मेथड। तो आपको समझना है मैकेनिकल मेथड क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करें, मैकेनिकली मैनुअली हम उसको कंप्रेस करके चाह रहे कि ब्लीडिंग कम हो जाए। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है देन हम किस पे जाते हैं, इफ मैकेनिकल मेथड फेल देन हम जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में ध्यान देना, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, एक तो आप क्या करते हो, बी लिंच यूट्रस, या फिर आर्टीरियल लाइगेशन करते हो, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर देते हो, या फिर यूट्राइन आर्टरी जिसका ब्रांच है उसको लाइगेट कर देते हो। और लास्ट में बोलते हो भाई अब हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, हम यूट्रस को हटाएंगे, और यूट्रस को नहीं हटाया तो आपकी जान नहीं बचेगी, कि ब्लीडिंग आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे, अगर हमने यूट्रस को अब नहीं हटाया तो हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, आपकी जान नहीं बचेगी, ब्लीडिंग इतना ज्यादा है, होता ही रहेगा, तो अब यूट्रस तो हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है।
तो कंसेंट लेके ही हटाना होता है, फीमेल कंसेंट देगी तभी हटाना है। तो बी लिंच यूट्रस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी लिंच यूट्रस में यूट्रस को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इस तरह से लंबे लंबे स्टिच लगा दिए जाते हैं। डायग्राम आ सकता है, मैंने जो बनाया है कि ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस को पकड़ा और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल को पूरा स्टिच लगा दिया, तो इसे हमने बोला बी लिंच यूट्रस। और क्या है, आर्टीरियल लाइगेशन, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं, या फिर यूट्राइन आर्टरी किसका ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, उसको हम लाइगेट कर देते हैं। तो हम सोचते हैं यूट्राइन आर्टरी को या उसके ब्रांच को लाइगेट कर देंगे तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू रहता है तब लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम लास्ट में क्या करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। ये है आपका पीपीएच का मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। क्योंकि देखो मेडिकल डिसऑर्डर आप वहां पे भी पढ़ोगे, यहाँ पे मैं पूरा आपको हाइपरटेंशन नहीं पढ़ाऊंगी, फीमेल में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चेंजेस होते हैं और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे हम मेनली फोकस करेंगे। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में ध्यान देना, इफ बीपी मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg, तब तो आप हाइपरटेंशन बोलते हो फीमेल को। ठीक है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी जो है वो कितने टाइप का होता है, तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे प्री एक्लेम्शिया, एक हम पढ़ेंगे एक्लेम्शिया, और एक हम पढ़ेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन। यही मेन है, इसको समझना है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट करना होता है, क्या ड्रग ऑफ चॉइस में देना होता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्राइमी ग्रेविडा, जो प्राइमी ग्रेविडा फीमेल होती है वो रिस्क फैक्टर होती है, उसको ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो सकता है। अगर बिग साइज का प्लेसेंटा है, ये भी इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। 2 काइंड्स ऑफ सिंड्रोम, ये है आपका मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप्ला सिंड्रोम है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये आप्ला सिंड्रोम है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर अगर प्रेगनेंसी के टाइप में बात करें, किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी हो सकता है। अगर मान लो किसी के फैमिली में हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर उसके मम्मी पापा को है तो भी हो सकता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी की बात करें तो ट्विंस प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, इफ बीपी more than 140/90 mm of Hg after 20 weeks of gestation। किसी फीमेल का 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद बीपी का बढ़ जाना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, अभी मैं डिफाइन कर रही हूं, सबको बता रही हूं। प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है बीपी मोर देन 140/90 mm of Hg after 20 week of gestation along with प्रोटीनयूरिया, इसके साथ साथ फीमेल को प्रोटीनयूरिया होना, एडीमा होना, ये किसको इंडिकेट करेगा, बीपी भी बढ़ रहा है 20 वीक के बाद, प्रोटीनयूरिया हो रहा है, एडीमा हो रहा है, तो ये प्री एक्लेम्शिया है। और अगर पूछा जाए कि भाई एक्लेम्शिया क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्लेम्शिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो वही एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बीपी क्रॉनिकली इंक्रीजेस मोर देन 160/100 mm ऑफ Hg, 160/100 mm ऑफ Hg, प्रोटीनयूरिया, एडीमा, ठीक है, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज के साइन एंड सिम्टम्स अगर फीमेल में मिल रहे हैं, जिसमें क्या आता है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, फीमेल को समझ में आ रहा है, हेडेक हो रहा है, और हेडेक टैबलेट लेने पे भी रिलीव नहीं हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसे हम एंड ऑर्गन डैमेज के साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। जो इसके साथ साथ फीमेल को क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं। तो अगर फीमेल को सीजर्स आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्लेम्शिया बोलेंगे। और एक टर्म और क्या था, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर याद रखना, क्रॉनिक हाइपरटेंशन तब होगा इफ द फीमेल बीपी
फीमेल बीपी more than 140/90 mm of Hg before conceiving. If the female having hypertension before conceiving, सीधा लिख लो, if the female having hypertension before conceiving. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. if the female having hypertension before conceiving, कंसीव करने से पहले ही उसको हाइपरटेंशन है, उसने कंसीव किया तब भी उसको हाइपरटेंशन है, उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया तब भी उसको हाइपरटेंशन है, तो वो सब इंडिकेट करेगा फीमेल को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है. क्रॉनिक हाइपरटेंशन में यही होता है कि फीमेल को कंसीव करने से पहले ही उसको नॉन प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही उसका हाइपरटेंशन है, उसको बीपी बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो उसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं होता. जेस्टेशनल का मतलब ये प्रेगनेंसी की वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है, मतलब 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद उसका बीपी बढ़ रहा है. तो ये चारों डेफिनेशन लिखा है जिससे आप पूरा अच्छे से डिफरेंशिएट करके चीजों को समझ सकते हो. समझ में आ गया. तो हाइपरटेंशन में आपको समझ में आ गया बीपी बढ़ेगा. और प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, प्रोटीनूरिया की कंडीशन है, यही सारी चीजें हैं. प्रोटीनूरिया रहेगा, एडिमा रहेगा, तो वो प्री एक्लेम्शिया को इंडिकेट करेगा. और ये जो प्री एक्लेम्शिया होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक माइल्ड होता है और सीवियर होता है. ठीक है, माइल्ड होता है और सीवियर होता है. तो यहाँ पे प्रोटीनूरिया में भी आपको ट्रेस होगा, +1 होगा, +2 होगा, तो वो माइल्ड होगा. ट्रेस होगा, +1 होगा, +2 होगा, तो माइल्ड होगा. +3 होगा, +4 होगा अगर प्रोटीनूरिया, तो वो सीवियर प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा. इसके साथ साथ बीबी अगर 140/90 से ज्यादा बट 160/110 से कम है तो वो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है. बट बीपी मोर देन 160/110 देन इट्स कॉल्ड अ सीवियर प्री एक्लेम्शिया. ठीक है, तो यही चीजों को समझना है. प्री एक्लेम्शिया में मैंने जो बताया है, प्री एक्लेम्शिया जो मैंने चीजों को बताया है यही समझना है. ये दो टाइप का होगा, एक तो माइल्ड होगा और एक सीवियर होगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना. सीवियर में बीपी जो है 160-110 से ज्यादा होगा. अगर मैं बात करूं कि प्रोटीनूरिया बताओ तो आप बोलोगे प्रोटीनूरिया यहाँ पे +3+4 में हमें मिलेगा. और माइल्ड के केस में बात करूं तो बीपी 140/90 से तो ज्यादा होगा, 140/90 से तो ज्यादा होगा, बट 160-110 से कम रहता है. ठीक है, 160-110 से कम रहेगा. 160/110 mm ऑफ Hg इससे कम रहेगा. तो बीपी यहाँ पे हो गया. अगर यहाँ पे पूछा जाएगा प्रोटीनूरिया बताओ तो आप बोलोगे प्रोटीनूरिया यहाँ पे +1 ट्रेस होगा, +1 होगा या +2 होगा. ठीक है, तो ये रहेगा. एडिमा को भी आप बोल सकते हो, है तो ये माइल्ड होगा. यहाँ पे किस टाइप का एडिमा होता है तो आप बोलोगे अगर हाइपरटेंशन में एडिमा है जिसे हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा. इसका डायग्राम भी आता है, देख लेना किस टाइप का पिटिंग एडिमा होता है. डायग्राम से भी पूछा जाता है, अगर प्रेस करने पे वहां पे फिंगर के निशान रह जाते हैं वो पिटिंग एडिमा है. ठीक है, इसके साथ साथ साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे. साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज कैसे होता है? साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, अगर किसी फीमेल का यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml/h है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाना, एपीगैस्ट्रिक पेन होना, एपीगैस्ट्रिक पेन होना, फीमेल को हेडेक होना, एंड हेडेक इज नॉट रिलीव बाय द नॉर्मल मेडिकेशन से हेडेक रिलीफ नहीं हो रहा है, तो ये सब साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज है. क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाना, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और ये होता है आपका बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्शिया. यूरिक एसिड इंक्रीज होना, बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्शिया. यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. इसके साथ साथ आपको सीवियर के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एम्स में भी पूछा हुआ है, वो क्या है? हैलप सिंड्रोम. हैलप में क्या होता है? हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट. तो ये हैलप सिंड्रोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया. इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया. तो हैलप का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, देखो हैलप में क्या होगा? हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस
हीमोलाइसिस हो गया, अरे क्या आ रहा है ये, हीमोलाइसिस हो गया। EL से क्या होगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स। और LP से क्या होगा, लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया, हैलप सिंड्रोम हो गया। डायरेक्ट पूछ सकते हैं हैलप सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, आप बोलोगे सीवियर प्री एक्लेम्शिया का। हैलप सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आप बता दोगे, ये सारे होते हैं। तो यही सारे फीचर्स जो मैंने यहां लिखा है ये एक्लेम्शिया में होता है, ध्यान देना, यही सब एक्लेम्शिया में होता है, यही सब एक्लेम्शिया का भी क्लिनिकल फीचर्स है। क्योंकि अगर यही सीवियर प्री एक्लेम्शिया को नहीं ट्रीट किया गया देन कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, एक्लेम्शिया। और ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होने के साथ साथ अलोंग विथ यहाँ पे फीमेल को क्या आने लग जाता है, सीजर्स आने लग जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, अब फीमेल को क्या हो गया है, एक्लेम्शिया, क्योंकि अब उसको फिट्स पड़ रहे हैं, अब कन्वल्जन्स आ रहे हैं, उसको सीजर्स आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये था एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, सबके बारे में मैंने बता दिया। अब आपको क्या याद रखना है, अब इसके बारे में ये याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस में हम क्या देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक रोल ओवर टेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा रोल ओवर टेस्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको समझा देती हूँ। रोल ओवर टेस्ट में फीमेल का क्या करते हैं, BP चेक करते हैं और पोजीशन चेंज करके करते हैं। एक तो आप लाइंग डाउन पोजीशन में करोगे, लाइंग डाउन पोजीशन में करोगे, एक सिटिंग पोजीशन में करोगे, और दोनों ही पोजीशन में अगर उसका वेरिएशन 20 mm ऑफ Hg से ज्यादा आता है तो हम बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट पॉजिटिव है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रोल ओवर टेस्ट से। और मैनेजमेंट में आप क्या दोगे, दवाई दोगे यही कर सकते हो। तो दवाई में आप क्या देते हो, ड्रग ऑफ चॉइस में, ड्रग ऑफ चॉइस में याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस में अगर आपसे पूछा जाता है प्री एक्लेम्शिया का, ठीक है, प्री एक्लेम्शिया का पूछा जाता है, या फिर आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का पूछा जाता है, या फिर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन में ड्रग्स पूछा जाता है, आप कौन सी दवाई दोगे ड्रग ऑफ चॉइस में, तो आप बोलोगे हम देंगे लेविटालॉल। हम क्या देंगे डियर, लेविटालॉल हम चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है हमें ड्रग ऑफ चॉइस जानना है एक्लेम्शिया का, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है MgSO4। और यहां से बहुत ज्यादा एम्स ने कई बार प्रीवियस 10 ईयर्स को देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट जब किसी पेशेंट को चल रहा हो तो उसके बेड साइड क्या अवेलेबल होना चाहिए, इसका थेरेपेटिक रेंज क्या होता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन। तो इसके थेरेपेटिक इंडेक्स की बात करें, थेरेपेटिक रेंज की बात करें, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर MgSO4 में हम पूछा जाए इसके एंटीडॉट में हम क्या देंगे, किसी को इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो एंटीडॉट में क्या दिया जाएगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। क्या देंगे डियर, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम उसमें एंटीडॉट में फीमेल को देंगे। जब भी उसके बेड साइड MgSO4 चल रहा है तो उसके बेड साइड कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल होना चाहिए। और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना या स्टॉप द मेडिकेशन। यू नो वेरी वेल, इसीलिए सबसे पहले आप स्टॉप द MgSO4 देन इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यहां से अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और सब कुछ अरेंज करके रखना है। आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं सबसे ज्यादा। तो देखो यूरिन आउटपुट का डिक्रीज होना टॉक्सिसिटी का साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर किसी फीमेल को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसे MgSO4 नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, उसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो भी हमें MgSO4 नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसको टॉक्सिसिटी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो टॉक्सिसिटी में क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज हो जाना 10 पर मिनट से। अगर उसका क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर उसको क्या हो सकता है डियर, सबसे पहला साइन, ये भी नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सेस का एब्सेंट होना। अगर किसी का रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होता है, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि उसको टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है।
ये टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला मैंने बोला है क्या होना, रिफ्लेक्सेस का एब्सेंट होना, और यूरिन आउटपुट अगर किसी का डिक्रीज है तो उसे तो देना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, MgSO4 कैसा ड्रग्स है, कब देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस में कहां देंगे, ये सारे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। और MgSO4 को क्योंकि हमें देना होता है तो आपको पता होना चाहिए, MgSO4 को हम दो टाइप से देते हैं। MgSO4 को हम लोडिंग डोज में और मेंटेनेंस डोज में देते हैं। कैसे देते हैं डियर? लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज में देते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लोडिंग डोज होता है जो इमरजेंसी में दिया जाता है। कोई पेशेंट को सीजर्स आ रहा है और आपने इमरजेंसी में जो डोज दिया है वो लोडिंग डोज होता है। इसमें भी हम आईवी देते हैं और आईएम देते हैं। समझ में आ रहा है? आईवी हम कितना देंगे? 4 ग्राम हम आईवी देंगे, और हम 10 ग्राम क्या देंगे? आईएम देंगे। उसके 5 ग्राम में डिवाइड करेंगे, 5 ग्राम्स इन ईच बटक्स। प्रिचार्ड रेजिमेंट भी हम बोलते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ? प्रिचार्ड रेजिमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर कहीं पूछा जाता है प्रिचार्ड रेजिमेंट के अकॉर्डिंग बताओ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज दिया जाता है। आईएम हम 10 ग्राम देते हैं, 5 ग्राम में डिवाइड करके इन ईच बटक्स हम लगाते हैं उसको। समझ में आ रहा है? और 4 ग्राम को हम 20 ml NS में डिजोल्व करते हैं, और 20 ml NS में डिजोल्व करके 15 to 20 मिनट्स में हम स्लोली लगा देते हैं। 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे? स्लोली उसको लगा देंगे डिसॉल्व करने के बाद। तो ये होता है आपका लोडिंग डोज जो इमरजेंसी में दिया गया, और उसके साथ साथ तुरंत छोड़ना नहीं होता है। मेंटेनेंस डोज में दिया जाता है आईवी एंड आईएम। तो आईएम में हम 5 ग्राम जो है वो लगाते हैं आईएम एवरी 4 आवर्स, इसे रिपीट करते हैं इन ऑल्टरनेट बटक्स। और आईवी जो है हम कैसे देते हैं? 2 ग्राम के हिसाब से देंगे। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा बताओ लोडिंग डोज टोटल कितना दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमरजेंसी में इसको मैनेज कर रहे हो तो टोटल आपने देखा 10 + 14 ग्राम्स जो है हम टोटल देते हैं लोडिंग डोज के अंदर। समझ में आ रहा है? मेंटेनेंस डोज को किसी किसी में 24 घंटे 48 घंटे चलाया जाता है, या फिर तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी ही कर देते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये किसके बारे में था डियर? MgSO4 के बारे में था। और ये मैनेजमेंट रोल ओवर टेस्ट के बारे में मैंने बोला क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं। तो ये तो था ड्रग ऑफ चॉइस। और भी मेडिसिन दी जाती है। कौन कौन सी दी जाती है? जैसे मिथाइल डोपा है। मिथाइल डोपा इज अ स्लो एक्टिंग ड्रग। अगर मान लो आपके ऑप्शन में लेविटोलॉल नहीं है, देन आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकते हो? मिथाइल डोपा। ठीक है, और किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है तो हम क्या देंगे? बहुत एकदम से सडन उसका बीपी बहुत ज्यादा 200 से ज्यादा बढ़ गया तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है। और क्राइसिस की कंडीशन में हम क्या देते हैं? हाइड्रोलाजीन देते हैं। हाइड्रोलाजीन देते हैं। ये जो है मेडिसिन देते हैं, या फिर आईवी लेविटोलॉल दे सकते हैं, आईवी लेविटोलॉल दे सकते हैं, या फिर निफेडिपिन दे सकते हैं। ये सब अदर ड्रग्स होते हैं जिसका यूज किया जा सकता है। निफेडिपिन कर सकते हैं, कहीं आपको पता चले ये ड्रग्स दे तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन। ये सब हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ये अदर ड्रग्स है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का पूछा जाए तो सडनली किसी का बीपी बढ़ जाना, ठीक है, क्रॉनिकली बीपी का सडनली, अगर किसी का सडनली बीपी बढ़ रहा है तो वो क्या है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ओपीडी बेसिस पे अगर कोई फीमेल आती है हाइपरटेंसिव वाली तो हमेशा उसका बीपी चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा। पहले रैपिड वेट गेन को हम मानते थे कि ये हाइपरटेंशन का एक साइन है, बट अब इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। ओपीडी बेसिस पे जब फीमेल आएगी तो प्राइड, वैसे तो सभी का वेट और बीपी करते हैं, लेकिन इस फीमेल का भी स्पेशली चेक करना होता है, और घर पे भी उसको मॉनिटर करने के लिए बोला जाता है कि आपको चेक करना है। बच्चे के फीटल मूवमेंट के बारे में उसे बताया जाता है कि फीटल मूवमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइंस बताए जाते हैं, जो अलार्मिंग साइंस होते हैं वो फीमेल को बता दिया जाता है कि इस तरह का कोई साइन आए तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करना है। तो ओपीडी बेसिस पे भी इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। आप क्या गाइडेंस करोगे, आप क्या सपोर्ट करोगे, आप ये भी फीमेल को गाइड करना होता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो जो चीजें थी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने डायरेक्टली आपको बताया है। बाकी ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसे आधे 1 घंटे में समेटना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे लगता है डायबिटीज वाला रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उसको समझने की कोशिश करना है। टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रहता है, जिसकी वजह से चीजों को डिलीवर करना इतने कम टाइम में बहुत डिफिकल्ट रहता है। फिर भी मैंने आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है।
आप इसको करने के बाद प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।